हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला. माय नेम इज सुपर शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ कंसीडरेबल स्पेक. बच्चों, आज हम अपनी फोर्थ पोम पर आ चुके हैं. वी आर गोइंग टू डू दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पोम. काफी ज्यादा अलग सी ये पोम है. हेलो अभिषेक, कनिष्का, याशिका, श्रेया, अंशु, कैसे हैं बच्चे? आयरन मैन, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग. हेलो निस्मा खातून, हेलो गरिमा, कैसे हैं बच्चे? चहक, दीक्षा, क्या हाल चाल है भाई बच्चों के? क्या हाल है, क्या चाल है? हेलो 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 क्षितिज, हेलो आर्यन, हेलो छवि. थर्ड पोम है, थर्ड पोम है. अभी का क्या बात करिए यार, फोर्थ पोम है बच्चे, फोर्थ. 4 पोएम कर चुके हम लोग यार, ऐसे मत बोलो बच्चों. फोर्थ पोम है, फोर्थ भाई. 3 पोएम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. कौन कौन सी है? हॉन्टेड हाउसेस, द ग्लव एंड द लायंस, व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल. और उसके बाद आज हम लोग कर रहे हैं अ कंसिडरेबल स्पेक. ठीक है मैम, मस्त है हम, बिल्कुल बिल्कुल मस्त होना चाहिए भाई. गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग. मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आई होप द वेरी सेम फॉर यू. हाँ, तो चलो आज फोर्थ पोएम जो है वो करते हैं. बड़ी अलग से पोएम है और एक ऐसी पोएम है इसमें जिसमें इसके टाइटल में ही एक फिगर ऑफ स्पीच यूज है. ठीक है, टाइटल के अंदर ही यूज है. और टाइटल को पहले हम लोगों को समझना है पोएम को समझने से पहले. ठीक है भाई बच्चों. तो हाँ, पावर ऑफ म्यूजिक जो है बच्चों रह गया. इट्स ट्रू ब्राइट. ये लास्ट पोएम होगा क्या? नहीं, लास्ट नहीं है बेटा. इसके बाद जो है तुम्हारा पावर ऑफ म्यूजिक भी है. पावर ऑफ म्यूजिक भी है. 1 मिनट में बोलती हूं एक बार ब्राइटनेस कम करने के लिए. 1 मिनट, क्या ब्राइटनेस कम करना. तो देखना एक बार, माइक म्यूट तो नहीं है? नहीं, माइक म्यूट है. ब्राइटनेस कम हो गई है बच्चे, ब्राइटनेस कम कर दी गई है. हाँ, ब्राइटनेस कम हो गई है. ठीक है, चलो ब्राइटनेस कम कर दिया. पर्दा लगा दो भैया, पर्दा लगा दिया आपने, पर्दा गिरा दो. चलो भाई, रिड्यूस कर दिया ब्राइटनेस. मैंने आगे पर्दा हटाया था, फिर दोबारा वो हंस रहा है मेरे ऊपर. देख लिया बंदो, देख लिया. कह रहा था मैम मैंने आपको पहले ही कहा था बहुत ज्यादा ब्राइट है, उसके आगे ना आप ये लगा रहा हूं, मैं एक कर्टन लगा रहा हूं. मैंने कर्टन हटवाया स्पेशली. मैंने कहा बच्चे बोलते कुछ दिखाई नहीं दे रहा. अब वो हंस रहा है, वो कह रहा है मैम मैंने पहले ही बोला था. ऑक्सीमोरॉन, क्या बात है, क्या बात है. वेरी गुड वेरी गुड. सबसे पहले हम लोग टाइटल को समझेंगे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए. बेटा कंसिडरेबल का मतलब क्या होता है? कंसिडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट. ठीक है भाई, सिग्निफिकेंट. सिग्निफिकेंट भी बोल सकती हूं, और यहां मैं इसे नोटिसेबल भी बोलूंगी. क्या बोलूंगी? नोटिसेबल. और ये एक स्पेक भी है. स्पेक का मतलब होता है स्मॉल स्पॉट. ठीक है भाई, एक सिग्निफिकेंट नोटिसेबल स्पॉट. और यहां पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है मेरे बच्चे, वो है ऑक्सीमोरॉन. ठीक है, यहां पर क्या यूज हुआ है? दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन. तो ऑक्सीमोरॉन क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है. अभी मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बताती हूँ. ठीक है, वेरी गुड. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी. तो उससे पहले फटाफट से चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ. व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो आज का हमारा क्या शेड्यूल है? फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विद द ओवरव्यू. ओवरव्यू करेंगे हम लोग पोम की. देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पोम की जो है बच्चे दी जाएगी, पूरे के पूरे स्टैंजास की, एक एक वर्ड की. देन वर्ड मीनिंग्स वी विल डू. वर्ड मीनिंग्स करेंगे. वर्ड मीनिंग्स की हेल्प से हम लोग वोकैबुलरी को बिल्टअप करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट वी विल डू एमसीक्यूज. एमसीक्यूज वैसे साथ साथ में करेंगे हम लोग, और साथ साथ में एमआईक्यूज भी करेंगे. एमआईक्यूज यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. साथ साथ में आज मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी. ठीक है, हाँ ओके ओके ओके. तो एमआईक्यूज भी करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीमोरॉन बता देती हूं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बताया, इफ वी ब्रेक द टाइटल, तो टाइटल है कंसिडरेबल स्पेक. कंसिडरेबल स्पेक का मतलब हो गया सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, या फिर जिसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगी नोटिसेबल, नोटिसेबल टाइनी स्पॉट.
टाइनी स्पॉट। अब ये दोनों के दोनों जो वर्ड्स है, टाइनी स्पॉट और सिग्निफिकेंट, ये दोनों आपस में कैसे हैं? ऑपोजिट हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ये दोनों आपस में, ठीक है। ये जो है क्या है, दोनों के दोनों टर्म्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि ऑपोजिट हैं। तो जब हम दो ऑपोजिट चीजों को साथ में यूज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो यहां पर ऑक्सीमोरॉन जो है बच्चों यूज है, ओके। तो यहां पर ऑक्सीमोरॉन यूज है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? क्योंकि भैया ये देखो, यहां पर जरा बोर्ड पे देखो, हालांकि ये व्हाइट बोर्ड नहीं है, ये ब्लैक बोर्ड है। ये मैंने एक छोटा सा डॉट लगा दिया यहां पे। तो जब छोटा सा डॉट मैंने लगाया तो ये डॉट बिल्कुल हम लोग ध्यान नहीं देंगे, टाइनी सा स्पॉट है। कई बार तुमने देखा होगा लिखते लिखते बातें करते करते मेरा कहीं पर ऐसे हाथ लग जाता है, कहीं आपने देखा होगा कभी मैम का ऐसे हाथ लग जाता है, कभी कभी मैं ऐसे छोटा सा ये ड्रॉ कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसे डिलीट करती हूँ, लेकिन इस बात पर आप ज्यादा नोटिस नहीं करते। अच्छा देखो यहाँ पर तुम्हें एक मस्कीटो नजर आ रहा है, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है बेटा। यहां पर एक मस्कीटो नजर आ रहा है क्या आपको? यहां पर ना एक छोटा सा मस्कीटो है, ये देखो कितने सही टाइम पे यही आया है। और ये मस्कीटो मरा हुआ है, वैसे तो बेचारा मर चुका है। ये मैं थोड़ा सा कैमरा में आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ, गिर गया हुआ नहीं, ये रहा, ठीक है। ये बिल्कुल मस्कीटो जो है ये मरा हुआ था, और ये बिल्कुल कैमरे के पास में लेकर आऊंगी। ये मरा हुआ मस्कीटो जो है ये बोर्ड पे था, और ये था पर किसी ने नोटिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा था, ओके, मूव नहीं कर रहा था। तो स्पॉट कुछ ऐसी चीजें होती है। हाँ वो गिर गया, बहुत हल्का सा था, तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये जो मस्कीटो था यानी कि एक स्पेक है, एक स्पेक की तरह कंसीडर करेंगे क्योंकि ये अलाइव नहीं था, तो हमने इसको नोटिस नहीं किया, हमने इसको कंसीडर ही नहीं किया, हम ध्यान नहीं देते छोटे छोटे स्पॉट्स पे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये एक छोटा सा ऐसा स्पॉट है जिसे हम बहुत कंसीडर कर रहे हैं, जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल है। तो ये दोनों चीजें आपस में एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, एकदम जो है वो उल्टी है। मैम ने मारा, नहीं मैंने नहीं मारा भाई, जस्टिस फॉर मॉस्कीटो। हाँ, जो तुम लोग घर पे वो ओडोमॉस लगाते हो, ऑल आउट लगाते हो और इतने सारे मच्छर मरते हैं, मेरे को बोल रहे हो। चलो नहीं मैंने नहीं मारा भाई, यहीं पे छोटा सा मॉस्कीटो पड़ा हुआ था। तो एनीवे मस्कीटो का फ्यूनरल अरेंज करेंगे हम, चलो कोई बात नहीं। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, द पोम डिस्क्राइब्स अ मोमेंट व्हेन द स्पीकर इज राइटिंग एट हिज डेस्क। तो यहाँ पर पोम जो है, इसमें जो पोएट है, पोएट जो है वो अपने लिख रहा है डेस्क पर बैठ के, और वो नोटिस करता है ये पूरी की पूरी कहानी किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर्स है बच्चों, दो मेन कैरेक्टर्स है। एक तो बच्चों जो स्पीकर है, ओके, स्पीकर है, और यहां पर एक वो नोटिस करता है एक टाइनी माइट को, माइट का मतलब होता है एक छोटे से इंसेक्ट को वो नोटिस करता है अपने पेज पे, विच इनिशियली थिंक्स इज जस्ट अ स्पेक ऑफ डस्ट। पहले उसे लगता है ये स्पेक ऑफ डस्ट है, मतलब छोटा सा धूल का कण है, ठीक है, जिसे हम लोग नोटिस भी नहीं करते, ओके। However, upon closer inspection, he realizes it's alive and moving. मैम चकली की रेसिपी, यार मेरे चकली वाली चीज का तो मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है मेरे साथ इतना गलत हुआ। चकली बनाने की वहां पर इतनी सारी मशीन्स थी, ठीक है, इतनी सारी मशीन्स वहां पर रखी हुई थी, बट जो मशीन मेरे हाथ में आई उसमें ना उन्होंने क्या किया था, डो इतना ज्यादा भर दिया था मशीन के अंदर कि वो मूव ही नहीं कर रहा था। जो सर थे ना, सर के हाथ में जो आया, एक तो वो काफी अच्छे से फ्री मूवमेंट कर रहा था वैसे घुमाने वाला, और उसमें डो भी बड़ा कम था। पर मेरे वाले में किसी ने ऑलरेडी इतना डो जो है, मैंने भी डाला था पर मुझसे भी ज्यादा ही डो डल गया, और पहले से भी उसके अंदर डो था, तो जो मैं उसे घुमा रही थी तो वो घूम ही नहीं रहा था। अरे बहुत बुरा हुआ भैया, बहुत बुरा हुआ कि वो घूम ही नहीं रही थी मशीन, तो मेरे साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। पता है बाद में ना जितनी भी टीचर्स थी उन्होंने उसे घुमाने की कोशिश करी, और वो कहते हैं मैम आपने ये थोड़ा भी घुमाया तो कैसे घुमाया, ये तो इतना हार्ड था। तो मुझे लगा नहीं यार, ये फाउंडेशन की इज्जत का सवाल है, और पूरी मेरी एक्सरसाइज हो गई, तो बड़ा बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा LOL हो गया मेरे साथ। बट एनीवे, अब मस्कीटो को मारो गोली, आगे चलते हम लोग। ये देखो अभी बात करते करते तुम लोगों से कितने ऐसे छोटे छोटे यहां पर लग जाते हैं, टीचर्स जो हैं ऐसे लगा देती हैं स्पॉट्स को। तो यहां पर हम लोग यही देखते हैं बेटा, एक स्मॉल इंसेक्ट है, एक स्मॉल इंसेक्ट है बच्चे, और इनिशियली इनको यही लगता है कि वो एक स्पेक ऑफ डस्ट है, ठीक है, धूल का कण है, लेकिन क्लोजर इंस्पेक्शन पे हमें पता चलता है
कि ये जो स्पेक ऑफ डस्ट है, ये जो स्पेक था, ये टाइनी स्पॉट था, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि ये जिंदा है और ये मूव कर रहा है। इट्स अलाइव एंड इट्स मूविंग। ठीक है बच्चों, इट्स द वंडरफुल ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस एक्शन। ये एक वंडरफुल ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है इंटेलिजेंस ऑफ एक्शन, यानी कि इंटेलिजेंस का, क्योंकि ये जो माइट है, माइट के अंदर भी इंटेलिजेंस है। अच्छा, आपको पता होगा, ये चीज आप लोगों ने कभी नोटिस करी होगी, कई बार इस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं कि जो हमारा नेचर है वो कितना अमेजिंग है। ठीक है, हम अपने नेचर के बारे में सोचते हैं कितना अमेजिंग है, छोटे छोटे सी जो इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चलो ये तो बहुत छोटा इंसेक्ट है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक जो बैक्टीरिया है, फंगाई है, उनके अंदर भी एक इंटेलिजेंस होती है। क्या इंटेलिजेंस होती है? दैट वो जैसे ही बर्थ लेते हैं, दे नो दैट दे हैव टू फीड देमसेल्व्स, दे नो दैट दे हैव टू एक्सक्रीट, दे नो दैट दे हैव टू रिप्रोड्यूस, यानी कि दे हैव माइंड ऑन देयर ओन। ठीक है, एक सिंगल सेल्ड अमीबा भी जो होता है, अमीबा को भी पता होता है कि मुझे 2 पार्ट्स में डिवाइड होना है, मुझे फीड करना है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये हम लोग दिखाती हैं कि नेचर कितना ज्यादा पावरफुल है, नेचर कितना ज्यादा अमेजिंग है, कि उसमें जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बींग्स होते हैं उनके अंदर भी दिमाग होता है। हम लोग ऐसा सोचते हैं, ह्यूमन बींग्स अपने आप को बहुत सिग्निफिकेंट समझते हैं। ह्यूमन बींग्स को लगता है दैट ओनली दे हैव माइंड ऑन देयर ओन, ओनली दे आर रनिंग दिस वर्ल्ड। लेकिन हमें ये नोटिस करना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें जो हैं वो भी वर्ल्ड को चलाती हैं, उनके अंदर भी अपना माइंड होता है, और वो भी इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके भाई, तो मुझे लगता है कि आपकी बातें जरा ज्यादा चल रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपनी बातों को रोको बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी पोम है, छोटी सी है, फटाफट से खत्म करेंगे इसको, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब साथ साथ में अच्छी अच्छी बातों को भी करेंगे। ठीक है भाई, तो यहां पर पोम में क्या है, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूं। पोम में हम लोग यही देखते हैं कि एक छोटा सा, ठीक है, छोटा सा माइट भी है, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक चीजें भी हैं, उनके अंदर कैसे इंटेलिजेंस होती है, उनके अंदर सर्वाइवल स्किल्स होते हैं। आप जो है एक चींटी को देखते हो, आपने कई बार देखा होगा ना, एक एंट जो है वो जा रही होती है, कई बार ये वीडियो बड़ी वायरल होती है कि किसी के हाथ में अगर पेन होता है और वो पेन से अगर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते तो चींटी क्या करती है, इंसेक्ट क्या जो चींटी है, जो एंट है, वो अपना रास्ता बदल लेती है। फिर कोई ऐसे वहां पे मार्क लगा देगा, वो फिर से अपना रास्ता जो है वो रुक जाती है वहां पे, फिर से अपना रास्ता बदल लेती है। तो जब भी आप एंट के सामने या किसी छोटे से इंसेक्ट के सामने ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो उस लाइन से रिपेल होकर दूसरी तरफ चली जाती है, क्योंकि ये उसका सर्वाइवल स्किल है। उसे लगता है कि मुझे इससे बचना है, ये जो है कोई एक तरह का गेट है और मुझे इससे जो है बचना है। और वैसे भी उसकी जो स्मेल है उससे वो थोड़े से रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें वो पसंद नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। A speck that would have been beneath my sight on any but a paper sheet so white said of course what I had written there. A speck, तो यहां पर स्टार्ट ही एक स्पेक से हो रहा है कि मैं नोटिस करता हूं एक छोटा सा स्पेक। स्पेक का मतलब क्या हो गया बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, स्पेक का मतलब हो गया अ वेरी टाइनी स्पॉट। एक बहुत छोटा सा स्पॉट मैं देखता हूं, ठीक है, नोटिस करता हूं, वुड हैव बीन बीनीथ माय साइट, वो शायद मेरे साइट के बीनीथ होता है, यानी कि शायद मैं उसे देखता भी नहीं, ऑन एनी बट अ पेपर शीट सो वाइट, लेकिन मुझे वो दिखा क्योंकि जो पेपर शीट थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल रहा है बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द पेपर, जो पेपर की ब्राइटनेस है वो इतनी ज्यादा थी कि वहां पर एक छोटा सा स्पेक भी नजर आ रहा था, नहीं तो नजर नहीं आता। ठीक है, यूजुअली उसे नहीं नजर आता। सेट ऑफ अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर एंड आई हैड आइडली पॉज माय पेन इन एयर। वो कहता है सेट ऑफ, यानी कि सेट ऑफ का मतलब होता है यानी कि सेट ऑफ यानी कि वो आगे चला गया। ठीक है, सेट ऑफ का मतलब हो गया कि सेट ऑफ अक्रॉस, ले अक्रॉस व्हाट आई हैड रिटन देयर। ठीक है, जो मैंने वहां पर लिखा था, ठीक है, जो मैंने वहां पर लिखा था, एंड आई हैड आइडली पॉज माय पेन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि वो एकदम से मूव करना शुरू कर देता है। वो जो स्पेक ऑफ डस्ट है वो एकदम से मूव करना जो है वो शुरू कर देता है। आई हैड रिटन देयर, जो मैंने वहां पर लिखा था, एंड आइडियली पॉज माई पेन इन एयर, मैंने क्या करा, आइडियली, आइडियली का मतलब होता है एकदम विदाउट एनी पर्पस, कैजुअली, मैंने बहुत ही ज्यादा कैजुअली स्टॉप किया अपने पेन को इन एयर, यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे द पोएट बैलेंस्ड हिज पेन
इन द एयर। पोएट ने क्या किया, उसे बैलेंस करा एयर में, टू स्टॉप इट विद द पीरियड ऑफ इंक। ठीक है भाई, मुझे क्या लेना था, एक फुल स्टॉप लगाना था। ओके, टू स्टॉप इट विद द पीरियड ऑफ इंक। मैंने जहां पर लिखा था, ठीक है, अभी वो मूव करेगा, उसे बाद में पता चलेगा। जो मैंने लिखा था, मैं उस पर क्या करने वाला था, फुल स्टॉप लगाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू पुट अ फुल स्टॉप when something strange about it made me think this was no dust speck by my breathing blown। फिर मैंने क्या करा, ठीक है, सेट ऑफ, यानी कि वैसे यहां पे सेट ऑफ का मतलब मैंने मूव लिख दिया। ठीक है, यहां पर स्प्रेड भी आप लोग लिख सकते हो कि जो मैंने वहां पर लिखा हुआ था, वहां पर मैंने नोटिस किया उस छोटे से स्पेक को, और मैंने हवा में अपने पेन को बैलेंस कर लिया, और अचानक से कुछ अजीब सा मुझे देखा, और मैं सोचने पर मजबूर हो गया दैट दिस वाज नो डस्ट स्पेक। मैंने क्या नोटिस किया कि ये कोई डस्ट का स्पेक नहीं है, बाय माई ब्रीदिंग ब्लोन, जो मेरी सांस लेने की वजह से ब्लो हुआ है। ठीक है, यानी कि मैंने, ऐसा नहीं था कि मैंने, कई बार हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की वजह से क्या होता है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल होता है तो वो उड़ जाता है, कि मैं अपने पेपर पे लिख रहा था, एकदम से मेरी नाक से या मेरे मुंह से हवा निकली और वो उड़ गया, नहीं, बट अनमिस्टेकेबली अ लिविंग माइट। लेकिन मिस्टेकेबली का मतलब हो गया अनडाउटेडली वो एक माइट था। माइट का मतलब वो एक टाइनी इंसेक्ट था। यानी कि अचानक से क्या रियलाइज होता है पोएट को कि वो एक टाइनी इंसेक्ट है विद इंक्लाइनेशन एट कॉल इट्स ओन। और उसके अंदर क्या थी, इंक्लाइनेशंस थी। इंक्लाइनेशंस यानी कि उसके अंदर फीलिंग्स थी। फीलिंग्स भी लिख सकते हो या फिर आप थॉट्स भी लिख सकते हो। भाई ऑब्वियसली कोई एक छोटा सा इंसेक्ट भी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, उसके अंदर भी अपने खुद एक थॉट्स होते हैं। और यहां पर इस माइट के अंदर क्या थॉट है कि अपन को मूव करना है, यहां से हमें यहां से निकलना है, मुझे यहां से हटना है, क्योंकि अगर मैं नहीं हटा तो मेरी जान जो है वो खतरे में आ जाएगी। और वो खुद मूव किया है, यानी कि मेरी ब्रीदिंग से ब्लो नहीं किया है, मेरी ब्रीदिंग से जो है वो उड़ा नहीं है, बल्कि ये कैसे हुआ है, जब, क्योंकि उसके अपने दिमाग में उसके थॉट्स हैं, उसके दिमाग में अपनी फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स और दिमाग होने की वजह से वो ऐसा कर रहा है। ठीक है भाई, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में बेटा यही डिफरेंस होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर अपना दिमाग होता है, वो खुद मूव कर सकते हैं, उन्हें पता होता है, उनके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होते हैं। वेयर एज जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अपना दिमाग नहीं होता, तो इसलिए वो खुद मूव नहीं करती हैं। A speck that would have been dash my sight, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, a speck that would have been beneath, within, under या फिर beyond। beneath, within, under या beyond, क्या लाइन यूज है यहाँ पर, जल्दी जल्दी बता दो मुझे बच्चों। ओके, द करेक्ट आंसर इज बीनीथ। बीनीथ इज द करेक्ट आंसर। 90% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। आयरन मैन, बेंजीन, अनुराग, चंदन, किंग बिलाल, फरहान, उत्कर्ष, टॉपर, बलराज, अबिदा और आर्श। ठीक है भाई, यहां पर एक बार मैं इसका मीनिंग लिख भी देती हूँ। सेट ऑफ, यहां पर इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो सेट ऑफ का मतलब हो गया मूव या फिर रैन। ठीक है, सेट ऑफ का मतलब होता है, सेट ऑफ यानी कि चले जाना। ठीक है, रैन या फिर मूव, जैसे कि मैंने लिखा था, मूव, सेट ऑफ अक्रॉस। आगे चलते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेम द पोम एंड द पोएट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द पोम। अच्छा, किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे, यूजुअली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब जैसे ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द पोम एंड द पोएट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द पोम। ओके, तो ये हमें समझ में आ गया है। ओके, नेम द पोम इज, अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नोटिस कि ये कौन से टेंस में है क्वेश्चन, इट इज इन सिंपल प्रेजेंट, तो यू हैव टू आंसर ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट। ओके,
द नेम ऑफ द पोम इज, इस तरह से आप लोग आंसर करोगे, द नेम ऑफ द पोम इज, एंड it is written by, it is written by Robert Frost. The main characters of the poem are, जो भी मेन कैरेक्टर्स हैं, तो दो मेन कैरेक्टर्स हैं यहां पे, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अ टाइनी माइट. ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड अ टाइनी माइट. What does it refer to in the stanza? Where was it observed? क्या क्वेश्चन होगा, जल्दी जल्दी बता दो. Yes, the narrator and the mite. What does it refer to? So फिर से बेटा यहां पे सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछा है, तो यू हैव टू आंसर इन सिंपल प्रेजेंट ओनली. इट रेफर्स टू द माइट एंड यू हैव टू अंडरलाइन. जब आप अंडरलाइन भी करोगे, यहां पर भी जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसे आपको अंडरलाइन करना है. नाउ वेयर वॉज इट ऑब्जर्व्ड? इट वॉज ऑब्जर्व्ड. अब देखो यहां पर क्वेश्चन किस में है, सिंपल पास्ट में, तो यू हैव टू आंसर ऑल्सो इन सिंपल पास्ट. बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर पास्ट में क्वेश्चन पूछा होता तो प्रेजेंट में बता देते हैं. आपको पास्ट में ही बताना है. इट वॉज ऑब्जर्व्ड, इट वॉज ऑब्जर्व्ड, इट वॉज ऑब्जर्व्ड, yes, on the white sheet, observed on the white sheet of paper. Okay, now what is the speaker doing? What did he observe? तो यहां पर आप लोग सिंपली लिख सकते हो, मैम इन थर्ड वन इट वॉज नॉट इज, इट्स वॉज नॉट इज. इन थर्ड वन कहां पे बेटा, यहां पर बेटा वॉज है तो मैंने वॉज लिखा है, यहां पर इज है तो मैंने इज लिखा है, और इधर भी मैंने इज ही लिखा है. ओके बेटा, जहां पर इज है, जहां पर सिंपल प्रेजेंट होगा वहां सिंपल प्रेजेंट. व्हाट इज द स्पीकर डूइंग? यहां पर फिर से आपको प्रेजेंट में पूछा है. द स्पीकर इज, तो आप इज में ही लिखोगे, द स्पीकर इज, the speaker is writing, the speaker is writing on a white sheet, on a white sheet. What did he observe? What did he observe? फिर से past tense, did. He observed, he observed a speck, a tiny स्पेक ऑन इट. उसने क्या नोटिस किया, एक टाइनी स्पेक. ओके, टाइनी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पेक लगा दो, अ स्पेक ऑन इट. उसने क्या नोटिस किया, स्पेक, अंडरलाइन कर दोगे. नरेटर क्या करा था, इज राइटिंग. ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ वर्कबुक. हाँ, ये आपके वर्कबुक के क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वर्कबुक के क्वेश्चंस हैं. But I wanted to tell you that how you have to frame the answers. So for framing the answers, the first step that you do is, कई बार मैं बच्चों को बता चुकी हूँ, identify the tense. और tense को identify करने के बाद आंसर जब लिखना होता है, you have to underline the important things. ठीक है बच्चा? Advanced observation. Okay. Next question. A speck in the poem is referred to. A speck in the poem is referred to a mosquito, a dust particle, an invisible mite, या फिर a stain. Okay? जल्दी बताओ. बड़े आंसर के लिए बेटा कीवर्ड्स को यूज करना है आपको. ठीक है, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, समरी पता होनी चाहिए. अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से देखा है तो यू कैन गिव दी आंसर्स. और प्रैक्टिस कर बच्चा. Speck in the poem is referred to, क्या आएगा,
C. C is the correct answer. 60% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. सूर्यांश, किंग बिलाल, वर्षित, ईशांश, टुडू, फरहान, आर्श, संस्कृति, शर्लॉक एंड जनीशा. तो स्पेक इन द पोएम. अच्छा बच्चे बोल रहे मैम पोम होता है. अच्छा भाई यहां पर एक बात बताती हूँ मैं आपको. जब हम लोग स्कूल में थे ना तो हम लोग ऐसे बोलते थे पोएम, विच इज रॉन्ग. फिर जब हम लोग बड़े हुए तो हमसे कहा गया इट्स पोअम. ठीक है, पोअम. फिर हम लोगों ने पोम बोलना शुरू कर दिया. अब कह रही है कि पोअम नहीं होता है, पोएम होता है. इट्स नॉट पोयम, इट्स नॉट पोयम, इट्स नॉट पोम, इट्स पोएम. पोएम. लेकिन बेटा क्या करे, पहले ये अडाप्ट कर रखा था, फिर ये अडाप्ट कर लिया, और अब ये अडाप्ट करने में थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम होती है. यस, इट्स पोएम. पोएम. मैम बी होगा बेटा. इनविजिबल. इनविजिबल का मतलब यहां पर बिल्कुल इनविजिबल नहीं है. इनविजिबल का मतलब होता है बहुत ही छोटा. ठीक है, जो कि नोटिस भी नहीं हो रहा था. उसने कहा कि मैं उसे नोटिस भी नहीं कर पाता. अगर वो एक ब्राइट व्हाइट शाइनी पेपर पे ना होता तो शायद मैं उसे नोटिस भी नहीं करता. बी नहीं बेटा, माइट विजिबल है. मैम बी क्यों नहीं बेटा, डस्ट पार्टिकल की बात नहीं हो रही है ना यहां पर. डस्ट पार्टिकल की बात नहीं हो रही है. अगर हम लोग पूरे स्टैंजा को पढ़े. अच्छा ठीक है, मैं एक चीज आपको बताती हूँ. ओके, यहां ध्यान से देखना. ध्यान से देखोगे आप लोग. देखो, अगर हम लोग सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा की बात करें, ओके, इफ वी ओनली टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में सिर्फ इतना स्टैंजा आता है. ओके, ध्यान से समझना इस बात को. अगर सिर्फ इतना स्टैंजा आएगा तो आप स्पेक का मीनिंग क्या लिखोगे, टाइनी डस्ट पार्टिकल. ओके, लेकिन अगर ये वाला स्टैंजा आता है या ये पूरा स्टैंजा आता है, देन इन दैट केस इट मींस अ माइट. अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्या कहने की कोशिश कर रही हूं मैं. स्टार्टिंग में जो स्पेक है ऑब्वियसली उसका मतलब था एक टाइनी डस्ट पार्टिकल फर्स्ट 4 लाइंस में, लेकिन इन द नेक्स्ट 4 लाइंस इट इज वेरी मच एविडेंट दैट इट इज अ माइट. ठीक है, मैंने पेपर में लिखा हूं, तुम्हारी बात सही है बेटा. हाँ, वर्कबुक में दिया गया होगा बेटा. तुम वर्कबुक के एग्जैक्ट क्वेश्चंस को मैं नहीं उठाकर लाई हूं, मैंने ये बस अपने आप से कहीं इधर उधर से देखकर क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए. ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन यू हाउ टू फ्रेम द आंसर्स. बट एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताती हूं तो क्या है कि अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं स्टैंजा के अकॉर्डिंग. तो ये याद रखना, फर्स्ट 4 लाइंस के अकॉर्डिंग वो एक टाइनी डस्ट पार्टिकल है, और अब मैं जो है वो पूरे स्टैंजा की बात कर रही हूं. तो जब पूरा स्टैंजा हम लोग पढ़ लेते हैं, दोनों के दोनों स्टैंजास को, इस पूरे पोर्शन को, तो हमें क्या पता चलता है, दैट इट इज अ माइट. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग बच्चों? समझ में आ रहा है क्या कह रही हूं मैं? क्या कह रही हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है? इतने से पोर्शन में हमें वो टाइनी डस्ट पार्टिकल लग रहा था, लेकिन पीछे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब हम पूरे स्टैंजा को रीड करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या आएगा, आपको पता है ना, आपको एग्जाम में पूरा का पूरा स्टैंजा दिया होगा. अगर सेकंड स्टैंजा दिया होगा तो अपन को पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो एक माइट है. ठीक है भैया, चल आगे चलते हैं. नाउ लेट्स मूव फर्दर. इट paused as with suspicion of my pen and then came racing wildly on again to where my manuscript was not yet dry. अब यहां पर वो क्या बताता है, let us see. हाँ, it paused, यहां पर it refers to the might. ठीक है, might pause, उसने जो है वो ब्रेक ले लिया. as with suspicion of my pen, suspicion of my pen यानी कि in the fear of अटैक ऑफ हिज पेन. ठीक है भाई, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं पेन मुझे अटैक ना कर दे, तो उस सस्पिशन में वो रुक जाता है. इट स्टॉप्स एंड देन केम रेसिंग वाइल्डली ऑन अगेन. पहले उसको लगता है कि पेन मुझे अटैक ना कर दे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से चलना शुरू कर देता है. रेसिंग, रेसिंग का मतलब होता है रनिंग. फिर वो रनिंग करना शुरू कर देता है वाइल्डली.
मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं किया है, बट आजकल तो इतने जीरा मच्छर हो गए हैं, इतना ज्यादा छोटे 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 मच्छर है कि मुझे लगता है आप लोग तो पढ़ते ही हो, तो पढ़ते पढ़ते आपकी नोटबुक में भी आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक मच्छर छोटा सा आ जाता है, या कभी कभी एक छोटी सी कुछ ऐसे भी माइट्स होते हैं जिनका कोई नेम हमें नहीं पता होता है, हम कहते हैं छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा आता है। To where my manuscript was not yet dry, वो कहता है कि वो वहां आता है जहां मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि हैंड रिटन, ठीक है, मेरा जो हैंड रिटन पोर्शन था, जो उसका हैंड रिटन पोर्शन था वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ था। Then paused again and either drank or smelled with loathing, और वहां पर वो पॉज लेता है, रुकता है, और फिर या तो पीता है या स्मेल करता है विद लोदिंग। लोदिंग का मतलब क्या होता है? लोदिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, उसे बहुत बुरा लगता है, उसे डिसगस्ट करता है। डिसगस्ट आप लोग समझते हो, जब हमें कोई चीज बहुत बुरी लगती है जिसके बाद हमें एक तरह से वॉमिट सी आती है, ठीक है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइकनेस होता है उसे, और वो वहां से भाग जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वहां पे नरेटर ने कुछ लिखा होता है जो अभी तक सूखा नहीं होता। अच्छा, उस टाइम पे इंक पेन्स यूज होते थे बेटा, आजकल तो बॉल पेन यूज होते हैं, बॉल पेन साथ साथ में सूखता जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, इंक पेन यूज हुआ करता था। आप लोग जेल पेन भी यूज करते हो, जेल पेन भी थोड़ा सा स्मज हो जाता है, देखा ना आपने, जेल पेन थोड़ी देर बाद अगर आप बिल्कुल आपने थोड़ी देर पहले ही लिखा है तो वो स्मज हो जाएगा, लेकिन इंक पेन तो और भी ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होते थे, वो तो बहुत टाइम लेते थे सूखने में। तो उसने कहा जैसे ही उसने उस इंक को स्मेल किया या फिर टेस्ट किया तो उसको उससे बहुत डिस्गस्ट हुआ, फॉर अगेन इट टर्न टू फ्लाई, और उसके बाद वो उड़ गया। प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट, वो कहता है प्लेनली, प्लेनली यानी कि प्लेनली का मतलब है यहां पर क्लियरली, क्लियरली या फिर एविडेंटली, वो कह रहा है पक्की तौर पर बात है, पक्की तौर पर बात है कि मैं डील कर रहा था एक इंटेलिजेंस के साथ, और वो इंटेलिजेंस किसके इंटेलिजेंस की बात हो रही है? माइंड्स इंटेलिजेंस। वो कहता है मुझे पक्का समझ में आ गया कि मैं यहां किसी इंटेलिजेंस के साथ डील कर रहा हूं, क्योंकि ये माइंड इतना इंटेलिजेंट था कि इसे पता था कि मेरा पेन आ रहा है तो मुझे उड़ना है, यानी कि इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है। इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है कि मुझे बचना है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट समझते हो ना, कि हर एक के अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि मुझे बचना है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है गिरने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा हमें बचना है किसी चीज से, और छोटे छोटे इंसेक्ट भी खुद की जान बचाने की कोशिश करते हैं। और खासकर इसने जो वो इंक से उसको स्मेल आई या फिर उसने उसको पिया और उसको नहीं समझ में आया, तो यहां पर इसको क्लियर हो गया पूरी तरीके से राइटर को कि हाँ भाई ये एक इंटेलिजेंट क्रीचर है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूं। ओके, तो दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। ओके, हाउ रॉन्ग वॉज द राइटर वाइल ऑब्जर्विंग द स्पेक? हाउ रॉन्ग वॉज द राइटर? हाँ, वो इंटेलेक्चुअल माइंड था, इंटेलेक्चुअल तो नहीं कह सकते हम लोग, हाँ, पर इंटेलिजेंट था। बेटा इंटेलेक्चुअल में और इंटेलिजेंट में बहुत डिफरेंस होता है, पता होना चाहिए आपको। हाउ रॉन्ग वाज द राइटर व्हाइल ऑब्जर्विंग द स्पेक? ही वाज डेल्ट। डेल्ट का होता है बेटा डील, डेल्ट होता है बेटा डील। भाई बच्चा पूछ रहा है डेल्ट, डेल्ट आई डेल्ट यानी कि आई वॉज डीलिंग विद। मेरा सामना जो है, मेरा सामना किसके साथ हो रहा था? मेरा सामना हो रहा था एक इंटेलिजेंट बीइंग के साथ। इंटेलिजेंट बीइंग यानी कि जिसके अंदर अपना दिमाग है, मेरा सामना जो है उसके साथ हो रहा था। हाँ, हाउ रॉन्ग वॉज द राइटर? ही वॉज क्लियरली रॉन्ग। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ही वॉज क्लियरली रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग while observing the speck. Okay, he was clearly wrong while observing the speck. हाँ, पोल दे दो, पोल दे दूंगी बेटा। Why did the speck pause? वो speck pause क्यों करता है बेटा? हाँ, रिटन एक्सप्लेनेशन। बेटा मैंने रिटन एक्सप्लेनेशन वहां दी है जहां जहां रिटन एक्सप्लेनेशन बेटा नेसेसरी थी, और रिटन एक्सप्लेनेशन है। कौन पूछ रहा था बेटा? ये रिटन एक्सप्लेनेशन, ये रही। हम रेडियंट में तो आप देते थे। तो बेटा रिटन एक्सप्लेनेशन ये इतना सिंपल है, इसलिए मैंने हर पैराग्राफ के नीचे नहीं दी है, बट बेटा ये जो मैंने समरी दी है
ये जो मैंने आपको समरी प्रोवाइड की है, जो कि आपको भी मिलेगी, दिस इज द रिटन एक्सप्लेनेशन। ये रिटन एक्सप्लेनेशन है छोटी छोटी चीजों की। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजों की दी है, जैसे हॉन्टेड हाउसेस है, हॉन्टेड हाउसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड सी पोम थी, तो उसकी रिटन एक्सप्लेनेशन मिली है बच्चे आपको। हाँ, डाउट सेक्शन बेटा चेक कर रही हूँ। Why did the spec pause? The spec paused in the fear of the pen of the writer. In the fear of the pen of the writer. In the fear of the attack by the pen of the writer. ठीक है, उसे क्या डर था कि कहीं राइटर का पेन जो है मुझे दबा ना दे, मैं तो पेन की निब में भी मर जाऊंगा। द माइंड पॉज फॉर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, बिल्कुल बेटा ये भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ऑफ इट्स सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। वेयर डिड द माइंड रन टुवर्ड्स एंड व्हाई? ही रैन टुवर्ड्स द, क्या लिखोगे? ही रैन टुवर्ड्स द, ही रैन पास्ट टेंस में लिखेंगे। वेयर डिड है तो मतलब सिंपल पास्ट है। He ran towards the area where it was not yet dry. And why? Again, to save his life, to save its life. His life नहीं, it लगा सकते, to save its life. Okay? चलो भाई डाउट सेक्शन चेक कर लेते हैं। मैम इंग्लिश घर पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है कि पेपर में टॉप ही मारूंगा, पर जब पेपर हाथ में आता है तो ऐसा लगता है कि ये मैंने कब पढ़ा, ऐसा क्यों? बेटा ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये दुनिया के हर एक इंसान के साथ होता है कि इंग्लिश के पेपर में अपन लोग समझते हैं कि अपन लोग तो उस्ताद हैं, इंग्लिश को हम लोग 1-2 दिन पहले पढ़ेंगे तो हो भी जाएगा। और ऐसा बहुत ज्यादा होता भी है, क्योंकि तुम लोग को ऐसे मिलते भी हैं, ऐसे बच्चे मिल भी जाते हैं जो कहते हैं यार इंग्लिश पढ़ता है क्या तू? इंग्लिश मैं तो सुबह सुबह बस मैंने स्टोरी सुननी थी, मुझे इसने सुना दी उसने सुना दी। बट ऐसा नहीं होता। या तो बच्चों का बेसिक बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे बच्चों का अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो या तो बेस बहुत स्ट्रांग होता है, या फिर वो आपसे झूठ बोलते हैं, वो लोग पढ़ते हैं इंग्लिश को, या फिर जब उन्हें पढ़ाया जाता है तो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो प्लीज कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहें, दूरी बनाए रखें इतने प्यारे प्यारे बच्चों से, क्योंकि वो जो है वो क्या किस में बिलीव करते हैं भाई। देखो कईयों के अंदर दिमाग ही बहुत तेज होता है, स्टार्टिंग से उनका बेस बहुत मजबूत होता है। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, साथ साथ में जब टीचर एटलीस्ट पढ़ा रही है तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। ओके बच्चों? हाँ मैम लिटरेचर में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करूं? प्रशु बेटा एक सिंपल सी बात बता देती हूँ बच्चे, एक ही तरीका है, एक ही रामबाण इलाज है बेटा इसका, दैट इज टू प्रैक्टिस। एग्जाम वाले दिन जाके मत करना बस कि हाँ एग्जाम से जस्ट पहले मैं चैप्टर पढ़ लूंगा, एग्जाम से जस्ट पहले मैं वर्ड मीनिंग याद कर लूंगा, नहीं। आज ही से अभी से शुरू करो। अगर मैं कंसिडरेबल स्पेक पढ़ा रही हूं तो इसको ना, वो कहते हैं ना कि मिक्सी में डालो और घोट कर पी जाओ इसको अच्छे तरीके से, जस्ट मेक अ स्मूदी एंड ड्रिंक इट। मेक अ स्मूदी मीन्स ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू। इसके पीछे जितनी भी बातें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए, इसका पूरा मेटाफोरिकल मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ओके हाँ, ऐसे बच्चे चूना लगाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टिंक्ट? इंस्टिंक्ट होता है बेटा जो हमारे अंदर से, इनर कॉलिंग। इंस्टिंक्ट होती है बेटा हमारी इनर कॉलिंग, जब अंदर से हमारे को कुछ बोलता है। जैसे हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है कि हमें गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना है, हमें बहुत ज्यादा ठंडी चीज जो है अगर है तो उसे हम बड़ा सोच समझ के हाथ लगाएंगे। हमें सड़क जो है जब क्रॉस करनी है तो हमें इधर उधर देखना है, हमें कोई बोल तो ना रहा है। हम लोग फोन पे भी बात कर रहे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, पर हमारा इंस्टिंक्ट है कि हम इधर उधर देखेंगे क्योंकि अपने को मरना नहीं है। तो दैट इज इंस्टिंक्ट, अंदर से आवाज आती है। प्रणाम माते। कंसिडरेबल का मतलब होता है बेटा सिग्निफिकेंट। प्रणाम पारोमिता बच्चे, मैंने बताया कंसिडरेबल मैं 3-4 बार बता चुकी हूँ। सिग्निफिकेंट यानी कि जिसे नोटिस किया जाता है, नोटिसेबल। ही इज रॉन्ग बिकॉज बेटा वो सोचता है कि वो डस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो डस्ट पार्टिकल नहीं, वो तो एक कीड़ा था। मैम डिड नॉट अंडरस्टैंड द लास्ट लाइन। प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई डेल्ट। कहां गया सवाल पूछा है मेरे बच्चे ने, चलो मैं बता देती हूँ। इट मेंट क्लियरली ही वॉज डीलिंग विद, उसका सामना हो रहा था विद एन इंटेलिजेंट बीइंग,
उसका सामना हो रहा था कि इंटेलिजेंट बीइंग के साथ। इंटेलिजेंट बीइंग का मतलब होता है जिसके अंदर अपना माइंड होता है, जिसके अंदर दिमाग होता है अपना। हाँ भैया ठीक है मैम, यू ब्यूटीफुल, थैंक यू बेटा। ऑक्सीमोरॉन बेटा मैंने शुरुआत में ही बताया, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है जब हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो कंसिडरेबल का मतलब होता है और जिस पे ध्यान देते हैं, और स्पेक का मतलब होता है छोटा सा स्पॉट। तो छोटे से स्पॉट पे आप ध्यान दे रहे हो, दोनों चीजें ऑपोजिट हैं। ध्यान देना जिसको आप बहुत नोटिस करते हो, और टाइनी स्पॉट को कोई नोटिस नहीं करता, पर इस टाइनी स्पॉट को सब नोटिस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि टाइनी स्पॉट इधर से उधर घूम रहा है, इसकी अपनी टांगे हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेंक्विश? किस टर्म में तुम रिलेंक्विश यूज करो? व्हाट आर यू रिलेंक्विशिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। ओके आसिर क्लोनर, व्हाट थिंग आर यू रिलेंक्विशिंग? क्या चीज को तुम रिलेंक्विश करो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि रिलेंक्विश का मतलब क्या होता है। ओके मैम बताओ ना, राइटर ने क्यों देखा माइट को? फ्री था क्या राइटर? टेल मी। हाँ बेटा फ्री था, दिमाग खराब था उसका। इंस्टिंक्ट का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। इतने सारे क्वेश्चन अगर मैं जवाब दूंगी तो मैं पढ़ाऊंगी कब? चलो आगे, बाकी बताती हूँ बाद में। चलो भैया, it seemed too tiny to have a room for feet, yet must have a set of them complete. सबसे पहले तो बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या हो गया था, उसके पास कोई काम धंधा नहीं था? बेटा भाई हम ना जिंदगी में बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है, बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है, पर अपने को ये होता है होमवर्क करना है, प्रिया से बात करनी है फोन पे, उससे करना है, ये बात करनी है, उसकी इंस्टाग्राम आईडी लेनी है, तो अपने पास बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, करने के लिए। लेकिन जो राइटर्स होते हैं और जो पेंटर्स होते हैं, वो हर एक चीज को देखते हैं तो उससे वो इंस्पिरेशन ड्रॉ कर लेते हैं। एक पेंटर जो है, एक पेंटर अगर कहीं पर किसी ब्यूटीफुल से पार्क में बैठा है, अपन ब्यूटीफुल से पार्क में बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि अरे वाह कितने हरे हरे पेड़ है, कितना सुंदर है, अरे वाह कितनी ताजी हवा आ रही है, अरे अरे देखो 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 ये लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है, इनकी बातों को सुनेंगे हम लोग, या फिर हम लोग फोन चलाने में बिजी होते हैं। लेकिन एक पेंटर क्या सोचेगा, अरे यार कितना सुंदर पार्क है, घर जाकर इसकी पेंटिंग बना डालूंगा। वैसे ही एक राइटर है, वो भी छोटी छोटी चीजों से इंस्पिरेशन लेता है, ठीक है, बैठे बैठे किसी भी चीज से, और यहां पर हमें एंड में पता चलेगा कि वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है इस चीज से कि वो इसके बारे में लिख मारता है। तो बेटा यस ही इज एन आर्टिस्ट, यस ही इज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बेटा ऐसे ही होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे नहीं होते, ठीक है भाई, कंटेंट की कमी, ये भी लिख सकते हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट सीम टू टाइनी टू हैव अ रूम फॉर इट्स फीट। वो कहते हैं जब मैंने उसे देखा, उस छोटे से माइट को, तो मुझे लगा अरे ये तो इत्तू सा है, इस इत्तू से के पास तो, ये इत्तू से इसकी बॉडी में तो स्पेस ही नहीं होगा फीट के लिए। इतनी सी इत्तू सी बॉडी में क्या फीट के लिए भी जगह है? ऐसा सोचने लगता है, कौन सोचने लगता है? राइटर। Yet must have had a set of them complete। और पक्का अगर इसके पास पैर है भी तो कम से कम एक जोड़ा तो होगा पैरों का, ठीक है, उसके पास कम से कम एक सेट ऑफ फीट तो होगा। यहां जो है हम लोग देख रहे हैं कि हमारा राइटर क्या कर रहा है बेटा, राइटर क्या कर रहा है इस वक्त, तुम लोग सोच रहे हो? राइटर जो है वो नोटिस कर रहा है उसे, राइटर जो है वो उसे नोटिस कर रहा है, राइटर जो है वो उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, ठीक है। यहां पर वो स्पेकुलेट कर रहा है, स्पेकुलेट का मतलब होता है सोच रहा है, ठीक है, थिंकिंग, उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में अंदाजा लगा रहा है, अंदाजा लगा रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, उसकी बॉडी के बारे में सोच रहा है। टू एक्सप्रेस हाउ मच इट डिडंट वांट टू डाई। और यहां पर ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि भैया कितना ये छोटी सी नन्ही सी जान भी अपनी जान को बचाना चाहती है। हम लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा सड़क को क्रॉस बड़े सोच समझ के करते हैं, बड़े सोच समझ के खाते हैं पीते हैं कि कहीं मर ना जाएं। लेकिन एक नन्ही सी जान को भी अपनी जान की इतनी परवाह होती है। आपने कई बार वीडियोस देखी होंगी कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो नॉन वेजिटेरियंस को वेजिटेरियन बनाने के लिए ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें बताया जाता है कि एक छोटी सी मछली है, आप मछली को पकड़ोगे तो मछली फटाफट से पानी में कूदने की कोशिश करती है। इसलिए कूदने की कोशिश करती है क्योंकि वो अपनी जान को बचाना चाहती है। तो अगर कोई अपनी जान को बचाना चाहता है तो आप उसको जान से मत मारो। ऐसी चीजें दिखाते हैं कि जो हेन है, जो मुर्गी है जिसको काटना होता है, वो भी बहुत चिल्लाती है, झटपटाती है अपनी जान को बचाने के लिए। तो छोटे से छोटा जीव अपनी जान को बचाने की कोशिश करता है। ओके,
इट रैन विद टेरर एंड विद कनिंग क्रिप्ट। ये वो कहता है कि वो इतना टेरर था उसके अंदर, टेरर का मतलब उसके अंदर फियर था। एंड विद कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कनिंग का मतलब होता है क्लेवरनेस। उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर चालाकी भी थी। ओके, उसके अंदर चालाकी थी और चालाकी से उसने बचने की कोशिश करी कि चलो चालाकी से इधर उधर वो जाने की कोशिश करता है या करती है। ओके, ये जो भी इंसेक्ट है। ओके, इट फॉल्टर्ड, आई कुड सी इट हेजिटेट। वो कहता है वो फॉल्टर करता है। फॉल्टर का मतलब होता है वॉकड विद लेस कॉन्फिडेंस। फॉल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, लड़खड़ाना। जब हम लड़खड़ाते हैं, जब हम सही से नहीं चल पाते हैं, हम लोग गिरते गिरते बचते बचते, अरे ओहो, ऐसे ऐसे वो बेचारा कॉन्फिडेंस से वहां मूव नहीं कर पा रहा है। आई कुड सी इट हेजिटेट, वो हेजिटेट कर रहा था। हेजिटेट का मतलब है कि वो थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। हिंदी में बोले तो हिचकिचाना, इंग्लिश में बोले तो रिलक्टेंट होना। ठीक है, वो हिचकिचाना था उसके अंदर, हिचकिचाना था उसके अंदर, लड़खड़ाना था। देन इन द मिडल ऑफ द ओपन शीट, cower down in desperation to accept whatever I accorded it of fate। सबसे पहले मैं आपको इतने का मीनिंग समझाऊंगी कि कहने का मतलब यहां पर क्या है। दैट द नरेटर इज स्पेकुलेटिंग, वो स्पेकुलेट कर रहा है इस वक्त, अपने दिमाग में सोच रहा है, अंदाजा लगा रहा है अपने दिमाग में। उसको कोई बता थोड़ा रहा है माइट कि भाई वो मक्खी वाली मूवी देखी ना तुमने, मक्खी में तो मक्खी सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है भाई उसको कि हाँ भाई मैं मारना चाहता हूँ, मैं ऐसे ऐसे ऐसे, मैं तो मेरा तो पुनर्जन्म हुआ है, मैं तो यहाँ पे जान लेने के लिए आया हूँ उसकी, जो ये बंदा होता है उसके। तो लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, माइट ने उसे कुछ नहीं बताया, पर वो माइट के बारे में सोचा, अरे भैया इतू सा शरीर है इसका, लेकिन इसके अंदर भी टांगे हैं इसकी, और टांगे तो कम से कम 2 टांगे तो होंगी जिससे चल पा रहा है। और वो देखो कैसे अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ये डर भी रहा है। ये बहुत ही ज्यादा कनिंग है, यानी कि इसके अंदर क्या है? ये बहुत ज्यादा इंस्टिंक्टिव है। कैसा है बेटा? इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब वही होता बेटा कि उसके अंदर इंस्टिंक्ट्स है। इंस्टिंक्ट्स का मतलब अपनी जान को बचाने का, उसको बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में ये है कि अपने को अपनी जान बचानी है, मुझे इसके पेन के नीचे आकर नहीं मरना। कितनी गंदी मौत मरूंगा मैं, मेरे फ्रेंड्स मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। तुझे पता है वो कैसे मरा? कैसे मरा? किसी की पेन की निब के आगे आके मर गया। तो कहता नहीं है भैया, वो उसको ऐसे नहीं करना है। Then in the middle of the open sheet, cower down in desperation to accept whatever I accorded of fate। जब वो इधर उधर गया और फाइनली क्या किया? फाइनली हम लोग देखते हैं कि इस माइट ने गिव अप कर दिया। कैसे गिव अप कर दिया बच्चे? गिव अप कैसे किया इसने? इतना बिल्कुल शीट के मिडल में वो आ गया और उसने कावर डाउन कर दिया। हैंड डाउन एंड मूव बैकवर्ड इन फेयर। कावर डाउन यानी कि अब वो यहां पर आके झुक गया। ठीक है, झुक गया, रुक गया, वो स्टॉप हो गया। ठीक है, स्टॉप्ड, यहां पर मैं इसको क्राउच्ड भी कह सकती हूं। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अनदर टर्म क्राउच्ड। ठीक है, वो आकर ऐसे क्राउच हो गया। क्राउच ऐसे कि यानी कि वो सिकुड़ कर बैठ गया और वो बहुत डेस्परेशन में था। डेस्परेशन का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस विच लीड्स टू एक्सट्रीम बिहेवियर। वो बहुत डेस्परेट था। डेस्परेट का मतलब होता है जब हम बहुत होपलेस होते हैं, होपलेसनेस थी उसके अंदर कि अब मेरे साथ क्या होगा, अब मेरे साथ क्या होगा। उसने जो है अपने आप को गिव अप कर दिया था। यहां पर उसने सरेंडर कर दिया फेट को। ठीक है, इन अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब होता है ग्रांटेड। उसने सोचा जो किस्मत करेगी वही होगा। यानी कि ये बंदा अगर मुझे अपनी पेन की निब के नीचे दबाकर मारना चाहता है तो मैं मर जाऊंगा। अब मैंने अपनी किस्मत को इस बंदे के ऊपर छोड़ दिया, इसकी पेन की निब के ऊपर छोड़ दिया है। अब ये मेरे साथ जो करना चाहता है कर सकता है। इसलिए बेचारा अब पेन की मिडल में, बिल्कुल शीट के मिडल में आ गया कि भैया ठीक है, नाउ आई कैन नॉट सेव माई सेल्फ एनी मोर। तो ही सरेंडर्ड। उसने जितना बचने की वो कोशिश कर सकता था उसने बचने की कोशिश करी, बट फाइनली ही गेव अप, फाइनली ही सरेंडर्ड। और ऐसा ही होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। दिस इज व्हाट हैपेंस जब कोई बहुत लार्ज पर्सन होता है। कई बार जो हायर सोसाइटी होती है उसके सामने जो लोअर स्ट्रेटा होता है वो गिव अप कर देता है कि ठीक है भाई तुम स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग के सामने जो वीक है वो एक बार सरेंडर कर देता है, वो गिव अप कर देता है। ओके, द पोएट ऑफ दिस फॉर्म इज विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट विलियम्स या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जल्दी से बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है।
बेटा कई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लाई नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी मुझे लगता है उसके अंदर इतना भी दिमाग नहीं था कि मैं यहां से चला जाऊं। उसे लगा कि भैया कहीं ये तो मुझे पकड़ ही सकता है ना, मतलब ऑब्वियसली उसको लगा होगा कि ठीक है मैं तो छोटू सा हूं, और अगर मैं उड़कर चला भी गया तो हो सकता है कि अगर इसको मुझे मारना ही होगा, इस पोएट को, तो ये मुझे सेंटर में लाके भी मार देगा। पोएट जो है मुझे बीचों बीच लेकर आएगा और मार डालेगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। 89% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सूर्यांश, बेंजीन, किंग बिलाल, ईशांश, फरहान, पार्थ, शेरलॉक, देबरपन, आयरन एंड संस्कृति। वेरी गुड बच्चा। अच्छा क्वेश्चन भी करने थे। हाँ, व्हाट डिड द राइटर रियलाइज ही वाज डीलिंग विद, व्हाट मेड हिम फील सो? व्हाट डिड द राइटर रियलाइज ही वाज डीलिंग विद? द राइटर realized that he was dealing with what? Dealing with an इंटेलिजेंट बीइंग। इंटेलिजेंट बीइंग आप यूज कर सकते हो। बीइंग का मतलब होता है चाहे वो कोई भी बीइंग हो, इंटेलिजेंट बीइंग, इंटेलिजेंट बीइंग, ठीक है, इंटेलिजेंट प्राणी। ओके, इंटेलिजेंट प्राणी के साथ वो डील कर रहा था। व्हाट मेड हिम फील सो? ही फेल्ट सो, फिर वही आपका पास्ट टेंस में आएगा। He felt so as the might, या फिर as the intelligence, as the intelligent might had survival instincts। उसके अंदर क्या थे? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स थे। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। ओके, he was trying to save himself. He was trying to save himself. The mind's efforts to save itself. Very good, Saira. What amused the writer to think about the feet of the tiny creature? Was he correct in his judgment? What amused the writer? The writer was amused. The writer was amused. The writer was amused that even a little body, that such a tiny body can have feet on its own, has space for feet, and it has a set of feet. Yes, he was correct in his judgment, because of course the mite had feet. That is why it could run, because of its tiny size. Yes. So this is how you have to frame the answer. Okay, now next paragraph. I have none of the tenderer than though collectivistic regimenting love with which the modern world is being swept. Very important paragraph. ठीक है, यहां पर you are dealing with most important, ये जो है most important है, most important lines है ये paragraph की. What is he trying to say? I have none of the tenderer than though. Tender and than though का मतलब होता है more loving, delicate than you are. मेरे अंदर वो delicate वाली feelings नहीं है जो collectively होती हैं लोगों के अंदर. Regimenting love, collectively, यहां पर देखो, यहां पर explain कर रखा है मैंने. Tenderer, यहां देखो, tenderer and than though यानी कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा loving या इतनी ज्यादा delicate नहीं है, यानी कि आप जितने delicate हो आप उससे ज्यादा show करते हो. कलेक्टिविस्टिक का मतलब होता है कंसर्न विद सम ग्रुप, क्लास और सोसाइटी. कलेक्टिवली जितनी लोगों के अंदर होती है, कैसी? रेजिमेंटिंग लव. रेजिमेंटिंग यानी कि जो लोगों के अंदर फोर्स की जाती है. कई लोग होते हैं ना, हमारी सोसाइटी हमें क्या कहती है, हमारी सोसाइटी के अंदर कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि लोग एनिमल लवर्स होते हैं.
शो करते हैं कि हम एनिमल लवर्स हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं, फिर मेरे ऊपर मत चढ़ जाना, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का क्या कहना है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है दैट आजकल जो है लोग कैसे हो गए हैं, आजकल लोग जो है बहुत ज्यादा जेंटल लव दिखाते हैं, मेरे अंदर इतना ज्यादा लव नहीं है, लोग अपने आप को एनिमल लवर्स बताते हैं, लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, या फिर जो भी, वो एक्चुअली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लोग अपने प्यार का बहुत शो ऑफ करते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड इसी चीज में डूबे जा रहा है। बट आई एम नॉट लाइक दैट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, ठीक है। या फिर वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आई एम नॉट सेंटिमेंटल, ठीक है, आई एम नॉट दैट सेंटिमेंटल, और मेरे अंदर वो जेंटल लव नहीं है, ठीक है, जेंटल लव नहीं है। ही इज ट्राइंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ही इज इन अ वे क्वेश्चनिंग, ठीक है, क्वेश्चनिंग की स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ, क्वेश्चनिंग द टोटैलिटेरियन काइंड ऑफ लव। मैं समझाती हूं इसका क्या मतलब है। टोटैलिटेरियन काइंड ऑफ लव का मतलब क्या होता है? ये जो कलेक्टिव लव होता है, लोगों के अंदर क्या है? कलेक्टिव लव है, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर बेटा बच्चा पता है किसकी बात चल रही है? यहां चल रही है कि लोग जो है ना शो ऑफ करते हैं। लोग क्या करते हैं बेटा? शो ऑफ करते हैं। बिल्कुल बच्चों ने सही कहा कि कई ऐसे हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो दिखाते हैं कि हम लोग उनकी हिपोक्रेसी देखते हैं हम लोग, कि वो बोलेंगे कि भाई दिवाली पर आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अभी मैं रिसेंटली एक रील देख रही थी दैट क्रैकर्स मत बर्न करो, ये डॉग्स के लिए अच्छा नहीं होता, इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, इट इज नॉट गुड फॉर द पोल्यूशन। बट अभी उन्होंने क्या बताया कि अंबानी वेडिंग में इतने ज्यादा पटाखे फूटे थे, इतने ज्यादा क्रैकर्स बर्स्ट हुए थे, तो उसकी वजह से भी तो पोल्यूशन हुआ था। लेकिन नाउ दे आर नॉट पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स दैट, ठीक है, दे आर नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। और कई सारे ऐसे बोलते हैं दैट वी हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, वी हैव एजमा, ऐसा एक, मैं नाम नहीं लूंगी, बट रिसेंटली अभी एक सेलिब्रिटी की बात हुई है, शी सेड दैट शी हैज एजमा, ओके, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, बट शी कुड सीन हॉलीडेइंग इन फॉरेन वेयर शी वाज हैविंग अ सिगार, ठीक है, शी वाज हैविंग सिगार। तो ये लोगों की हिपोक्रेसी होती है। तो वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ हिपोक्रेट, मेरे अंदर वो लोगों जैसा सेंटिमेंटल या जेंटल लव नहीं है जिससे कि लोग आजकल बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मॉडर्न वर्ल्ड इज बीइंग स्वेप्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली इफेक्टेड। लोग आजकल बहुत ज्यादा विक्टिम हो रहे हैं इन सब प्यार में, कि हम भाई जानवरों के प्यार में पागल हैं, हम लोगों को तो एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, मैं इतना शो ऑफ नहीं करता हूं, बट दिस पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम नाउ। लेकिन हाँ, यहां आकर मैं अपने प्यार को दिखाऊंगा, ठीक है, यहां आकर जो है मैं अपने प्यार को शो करूंगा कि ये पुअर माइक्रोस्कोपिक आइटम का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट इनविजिबल। मैंने आपको बोला था ना इनविजिबल माइट लिखा हुआ है, ये माइक्रोस्कोपिक वर्ड इसके लिए यूज हुआ है। तो तुम मुझे बताओ माइक्रोस्कोपिक किसके लिए यूज होता है? इनविजिबल चीज के लिए। ऑलमोस्ट इनविजिबल जो ये आइटम थी, यहां पर आइटम की बात कर रहा है वो, सिंस इट वाज नथिंग आई न्यू इविल ऑफ, आई लेट इट देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट। मैंने सोचा कि ये बिल्कुल भी इविल नहीं है, ठीक है। इट मेंट दैट द माइट इज नॉट इविल। ये माइट जो है बेटा, ये बिल्कुल भी इविल तो बिल्कुल नहीं है। मैं इविल को जानता हूं, इविल यानी बुराई को जानता हूं, इसके अंदर बुराई तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहीं छोड़ देता हूं जब तक ये सो ना जाए, ठीक है भाई, हाँ, जब तक ये सो ना जाए। पर यहां मैं पिघल गया, बिल्कुल यहां मैं पिघल गया। वैसे तो मैं सख्त लौंडा हूं, पर यहां मैं पिघल गया, ठीक है। और यहां बिल्कुल ऐसे ही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है कि भैया हो गया बहुत ज्यादा। ये छोटे से जीव को देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल भी इविल नहीं है। अच्छा, कई बार आपने सुना होगा, बचपन में सुनिए ना ये बातें, हम लोग छोटे थे तो हमें बताते थे कि जो काली चींटियां होती हैं, जो ब्लैक एंट्स होती है, दे आर गुड, और जो रेड एंट्स होती है वो बहुत बुरी होती हैं। तो रेड एंट को मार देना चाहिए, लेकिन ब्लैक को कभी नहीं मारना चाहिए। तो ये मुझे लगता है ज्यादातर, मुझे लगता है सारे इंडियन बच्चों के अंदर ये है, इंडियन लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर नहीं, इंडियन लोगों के अंदर ये है कि वो कभी भी ब्लैक वाली जो एंट्स होती है उन्हें नहीं मारेंगे। वो कहेंगे नहीं, ब्लैक एंट अच्छी है, वो अपने अपने काम में जा रही है। लेकिन हाँ, जो लाल वाली चींटियां होती है वो बड़ी खराब होती है, वो काट लेती है, तो उनको मार सकते हैं अपन लोग। तो ऐसी चीजें होती है हमारे मन में। ये ईविल वाली बात जो है वो बैठ गई है कि लाल चींटी गंदी है और काली चींटी अच्छी है। तो ऐसे कई चीजों के अंदर तुम्हें नहीं लगता होगा, बट मुझे पता है हम लोगों के चाइल्डहुड में इट यूज्ड टू हैपन इन आवर चाइल्डहुड।
ओके, द माइट क्राउच डाउन, द माइट क्राउच डाउन, कहां क्राउच डाउन हो गया था? क्राउच डाउन का मतलब होता है कावर डाउन, कावर डाउन मैंने लिखवाया था कि कावर का मतलब होता है क्राउच, यानी कि छुपकर ऐसे दबकर वो कहां बैठ गया था? एट द एज ऑफ द पेपर, इन द मिडल ऑफ द पेपर, नियर द स्पीकर, या फिर अंडर द पेपर। एंटमैन। Yes, it is because we believe that black ants don't bite. Black ants क्योंकि bite नहीं करती हैं तो वो अच्छी वाली होती है, तो यहां पर भी उसे लगा कि ये माइट जो है वो बिल्कुल एकदम हार्मलेस क्रीचर है, सो आई शुड नॉट हर्ट इट, वो बिल्कुल भी इविल नहीं है, तो वाई शुड आई मैन? एंटमैन, एंटमैन याद आ गया बच्चों को। हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर इज बेटा बी, इन द मिडल ऑफ द पेपर, इन द मिडल ऑफ द पेपर। 79% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सौमी, संस्कृति, शेरलॉक, मोहम्मद फहद, फरहान, पार्थ, आस्था, आयरन मैन, ओम सावंत और निब्रस हसन। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बच्चा। What did the mite do on reaching the middle of the page? What did the mite do reaching the middle of the page? The mite, अभी जो हमने करा crouch down and left everything on fate on reaching the middle of the page. This is how you have to answer. The mite crouched down and left everything on fate on reaching the middle of the paper. On reaching the middle of the paper. Okay? चलो भाई, लास्ट स्टैंजा ये हमारा। I have a mind myself and recognize mind when I meet with it in any guise. यहां पर वो बोल रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है कि मेरे अंदर एक माइंड है, मेरे अंदर माइंड है, यानी कि ऑफ कोर्स उसके अंदर माइंड है क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, और वो कहता है मैं रिकॉग्नाइज कर लेता हूं माइंड को जब वो मुझे किसी भी गाइज में मिलता है, किसी भी फॉर्म में मिलता है। नो वन कैन नो हाउ ग्लैड to find on any sheet the least display of mind. वो कहता है आप जान भी नहीं सकते हो, आप लोग कह रहे हो ना मैं आपको आंसर मिल जाएगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्यों लिखा इस पोम को। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा इंप्रेस था, वो इंप्रेस था कि मुझे इतना छोटा सा बीइंग नजर आया है, इतना छोटा सा बीइंग नजर आया है जिसने डिस्प्ले ऑफ माइंड अपना दिखाया। वो बड़ा इंप्रेस हो गया इस छोटे से इंसेक्ट से कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, फिर उसने अपनी जान को गिव अप कर दिया, फिर उसने उड़ने की कोशिश करी, उसे इंक की स्मेल पसंद नहीं आई। तो हियर द नरेटर वाज इंप्रेस्ड, वी कैन से दैट द स्पीकर वाज इंप्रेस्ड, वेरी मच इंप्रेस्ड। और किस चीज से इंप्रेस था वो, किस चीज से इंप्रेस था? बाय द smallest exhibition of instinct, of intuitive nature, उसने क्या देखा? इंट्यूटिव नेचर था, इंटेलिजेंस थी, और क्या था? इंट्यूटिव नेचर, इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन। भाई बच्चों बात को ध्यान से समझो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पता है कौन से जमाने से बिलोंग करता है? उस टाइम पे गूगल नहीं होता था, यूट्यूब नहीं होता था। अब गूगल है, यूट्यूब है, जिसमें हम लोग हमेशा छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। आप लोगों ने एक ऐसे बर्ड के बारे में भी सुना होगा कि वो बर्ड इतना छोटा है, ठीक है, जो हमिंग बर्ड है।
हमिंग बर्ड देखा है आप लोगों ने? हमिंग बर्ड को आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, कि हमिंग बर्ड इतना छोटा सा होता है कि वो हमारे यहाँ भी आ सकता है, इतना छोटा होता है हमिंग बर्ड। हम लोगों ने बहुत सारे इंसेक्ट्स के बारे में, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे जमाने से बिलोंग करता था जब उसने ये सब चीजों को नहीं देखा। उसको नहीं पता कि अमीबा कैसे फूड को लेता है, अमीबा ऐसे ऐसे करके खाने को हक करके खा लेता है, अमीबा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। ही इज द मैन ऑफ लिटरेचर। अगर उसे पता भी होगा तो उसने ऐसे कभी देखा नहीं होगा, तो उसने फर्स्ट टाइम इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि एक छोटे से जीव के अंदर में इंटेलिजेंस है, और उस टाइम पे उसे ये चीज बहुत बड़ी लगी थी। उसे लगा था अरे वाह क्या फाइंडिंग है, क्या पता चला है मुझे, तो वो इंप्रेस हो गया, तो उसने पोएम लिख डाली। और तुम लोगों को पढ़नी पड़ रही है, क्या करें, मुझे पढ़ानी पड़ रही है, आप लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। बट सिंपल सी बात है, इसकी अगर तुम डीपर एक्सप्लेनेशन में जाओगे, अगर आप लोगों को पसंद है तो यू कैन रीड अबाउट इट। तो मैंने एक जगह पढ़ा था बहुत टाइम पहले इस चीज के बारे में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नेचर, आपको पता है दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर लवर एंड ही इज इंट्रीग्ड, he is very much intrigued by the smallest things that are there in the nature, that the nature provided, that the nature gifted। तो वो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता था और उनके बारे में लिखता था। आपने पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन, आपने पढ़ी होगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, बहुत सारी ऐसी पोम्स है जिसमें हम लोग को लगता है अरे भैया लिख क्या रहा है, ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा है, छोटी छोटी बातों को नोटिस कर रहा है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज सच अ पर्सन जिसे एक छोटी सी चीज भी बहुत सिग्निफिकेंट लगती थी। ठीक है, आप लोगों ने कभी ये पोम पढ़ी नहीं है, बट कभी पढ़ना आप लोग, डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो कभी आप रीड करना, सीबीएसई में है ये डस्ट ऑफ स्नो। उसमें भी हमें यही पता चलती है कि कैसे एक छोटी सी चीज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। ठीक है, बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। और यहां भी ऐसा ही होता है, एक छोटे से माइट से, जो कि इतनी स्मॉलेस्ट चीज है, एक छोटी सी चीज है, बहुत इनसिग्निफिकेंट सी चीज है, लेकिन उसी को वो इतना सिग्निफिकेंट बना देता है। ओके ओके, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द राइटर ग्लैड? व्हाट, हाँ पढ़ा है ना बच्चे? हाँ, व्हाट मेड द राइटर ग्लैड? पोएट बहुत सही है यार, पॉडकास्ट करो इसका। बेटा पॉडकास्ट से पहले वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हो उसको, वीजा वोट वगैरह से बुलाना पड़ेगा उसको। ठीक है, मर चुका है बेचारा कब का। व्हाट मेड द राइटर ग्लैड? द राइटर वॉज ग्लैड, द राइटर वॉज ग्लैड, इंटेलिजेंस ऑफ माइट ही लिख देना, टू सी, टू सी द स्मॉलेस्ट एग्जिबिशन ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे लिखोगे, इस तरह से आंसर फ्रेम करने हैं आपको। द स्मॉलेस्ट एग्जिबिशन ऑफ इंटेलिजेंस, एग्जिबिट करता है वो इंटेलिजेंस, शो करता है। व्हाट रीजन डज ही प्रोवाइड ऑफ हिज डिसीजन? क्या डिसीजन था उसको कि मैं इसकी जान को बख्श दूंगा, वो उसकी जान को बख्श देगा। उसने क्या, व्हाट रीजन डज ही, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही आंसर देना है। ओके, द रीजन, यहां पे ऐसे लिखोगे, द रीजन ही प्रोवाइड्स ऑफ हिज डिसीजन is that he finds that the might is not evil, so it shouldn't be killed, shouldn't be killed। उसने क्या देखा बेटा, उसका क्या डिसीजन था? द रीजन ही प्रोवाइड्स, प्रोवाइड जाएगा यहां पे क्योंकि डज था, तो यहां पर प्रोवाइड जाएगा। प्रोवाइड्स ऑफ हिज डिसीजन इज दैट ही फाइंड्स दैट द माइट इज नॉट इविल, सो इट शुडंट बी किल्ड। माइट जो है वो इविल नहीं था, माइट इज नॉट इविल। बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ही पोएटिक डिवाइस करेंगे। सो पोएटिक डिवाइस इज वेरी सिंपल। ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑक्सीमोरॉन इज देयर। राइम स्कीम, इरेगुलर राइम हैज बीन यूज्ड, इरेगुलर राइम है इसमें, रेगुलर राइम नहीं है। थ्रू आउट द पोम आप लोग नोटिस कर सकते हो इस चीज को। ऑक्सीमोरॉन मैंने आपको बताया, द एडजेक्टिव यूज फॉर अ नाउन इज कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी है बेटा टू द नाउन्स क्वालिटीज। ठीक है,
नाउन की क्वालिटी क्या होती है? स्पेक की क्वालिटी क्या होती है? स्पेक की क्वालिटी होती है कि वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, बट हियर इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो स्पेक की क्वालिटी क्या होती है कि उसको कोई नोटिस नहीं करता, इतू सा तो है, इतू सा तो है, लेकिन इसको तो यहां बोल ही रहे हैं कि कंसिडरेबल है। इमेजरी, विजुअल इमेजरी हैज बीन डिप्लॉयड टू शो द माइंड्स मूवमेंट। विजुअल इमेजरी है यहां पर कि वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे भाग रहा था, तो यहां थ्रू आउट द पोम विजुअल इमेजरी यूज हुई है। एनाफोरे, एनाफोरे होते हैं टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट विद द सेम वर्ड। जब सेम वर्ड स्टार्ट होता है, हियर फॉर एग्जांपल I let it lie there till I hope it's left. I have a mind myself and recognize. So I. Inversion होता है, the structure of the sentence is altered. Okay? The structure is altered, यानी कि structure जब हम change कर देते हैं sentence का grammatical form, ठीक है, ग्रामेटिकल फॉर्म जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं, ग्रामर इसमें अलग है बच्चे, ठीक है। दिस वॉज नॉट डस्ट स्पेक बाय माई ब्रीथ इन ब्लोन, यहां पर हमें कैसे बोलना चाहिए था? दैट दिस डस्ट स्पेक वॉज नॉट ब्लोन बाय माई ब्रीदिंग। प्लेनली विद एन इंटेलिजेंस आई प्लेनली डेल्ट विद एन इंटेलिजेंस, ये होना चाहिए था, पर क्योंकि पोयम है तो पोम में हम लोग क्या, पोयम नहीं है, पोएम है, तो पोएम में हम लोग इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। Yet must have had a set of them complete. Yet he must have a complete set of them. पर यहां क्या लिखा हुआ है? set of them complete। पर हम लोग एडजेक्टिव जो है वो कब लगाते हैं बेटा? नाउन के पहले लगाते हैं या एडजेक्टिव बाद में लगाया हुआ है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपन ने बदल दिया है। On any sheet the least display of mind, okay, it is the least display of mind on any sheet of paper। लेकिन यहाँ पे अपन ने उल्टा पुल्टा उसको कर दिया है, क्योंकि जो पोएट्स होते हैं, पोएट्स के पास इतनी फ्रीडम होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। Yes, poets are always known to play with the words because obviously they have to make them go with the rhythm। उनको रिदम लेकर आना होता है, उसके अंदर एक राइम लेकर आना होता है, तो फॉर दैट केस वो इधर इधर ऑल्ट्रेशन करते रहते हैं। उनके पास एक पोएटिक लाइसेंस होता है, पोएटिक फ्रीडम होती है। ओके, नाउ alliteration, repetition of a consonant sound at the start of two or more consecutive words। ये तो मेरी पूरी दुनिया को ही पता चल चुका है अभी तक सारे बच्चों को। ब beneath, म made me, breathing blow, ब स क म ट ह क व म। ठीक है, यहां पर रिपीट हो रहा है बेटा। ये समरी है, जिन्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए दे कैन गेट द डिटेल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हियर। whatever I have taught you, whatever I have explained you, this has been written in the summary form। ठीक है, ये समरी फॉर्म में है। जो लाइंस को मैंने हाईलाइट किया है, यू हैव टू, यू कैन मेक पॉइंट्स ऑन योर ओन बाय यूजिंग दीज। और वैसे सभी पोम का, पूरे पोम का ये एक समराइज वर्जन है, यू कैन रीड इट। फाइन बच्चा, ओके। सो फाइंड अ वर्ड इन द पोम विच मीन्स बैलेंस्ड। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच मीन्स बैलेंस्ड। पीरियड, पॉइज्ड, कलेक्टिविस्टिक या फिर पॉज्ड? टेल मी द करेक्ट आंसर। पीरियड, पॉइज्ड, कलेक्टिविस्टिक या फिर पॉज्ड? पॉल 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 ही करा रही हूं बेटा। मैं थोड़ी सी मम्मी हूं क्या? मैं थोड़ी सी नहीं बेटा, मैं पूरी मम्मी हूं, पूरी सी मम्मी हूं मैं, एक बच्चे की पूरी मम्मी हूं मैं। बच्चे, तुम्हारी भी मम्मी हूं बच्चों में, मैम हूं, ठीक है। मैम इज लाइक मम्मी, लाइक बड़ी दीदी, एनीथिंग यू कैन टेक ऑफ। Find a word in the poem which means balance.
चलो जी, poised, poised is the correct answer. Poised, क्योंकि उसने पेन को करा था ना poised. His pen was in the air. अरे क्या है भैया, pen in the air. He had poised the pen in the air. ऊपर 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 in the air. 75% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. सूर्यांश, बेंजीन, किंग बिलाल, फरहान, पार्ट, सौमी, मोहम्मद फहद, संस्कृति, आश एंड आस्था. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड इंक्लाइनेशंस फर्स्ट आंसर में है. इंक्लाइनेशन here means bending needs natural behavior, natural instinct. Okay, तो मैं एक बार बता देती हूँ where the word inclinations has been used. तो it has been used in the first stanza itself. This tiny speck had inclinations it could call its own. उसके अंदर अपनी खुद की inclinations थी. तो inclinations का क्या मतलब होगा, जल्दी बताओ. Bending needs natural behavior या फिर natural instinct. द करेक्ट आंसर इज नेचुरल इंस्टिंक्ट. उसके अंदर अपना खुद का नेचुरल इंस्टिंक्ट था. इंस्टिंक्ट का मतलब अब तक क्या है ये, नेचुरल बिहेवियर नहीं, नेचुरल इंस्टिंक्ट. नेचुरल इंस्टिंक्ट उसके अंदर अपनी खुद की अच्छा नेचुरल बिहेवियर ही आना था यहाँ पर. आज टुडू, स्वामी, शैलोक, चंदन, औरबिंदा, दिव्यांशु, सर्विका, बिलाल, त्रिशा. एक्चुअली अब तुम लोग बोलने वाले हो मुझे. हाँ गया रैंक, तुम लोगों का ऐसे ही रैंक चला जाता है. ठीक है, 40% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है. मुझे देखना पड़ेगा भैया ये तो. नेचुरल इंक्लाइनेशन का मतलब ऐसे थॉट्स होगा, बिहेवियर नहीं होगा. ठीक है ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. बिहेवियर नहीं होगा, बिहेवियर नहीं होगा, फीलिंग्स होता है. और फीलिंग्स जो हमारे अंदर से आती है, जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स आते हैं. नहीं, दिस इज करेक्ट 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 करेक्ट. ये करेक्ट ही है. दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट. बिहेवियर का मतलब होता है बेटा, यहां पर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स का मतलब हो गया फीलिंग्स, उसकी अपनी फीलिंग्स, उसके अपने थॉट्स. और थॉट्स अलग होते हैं बेटा, बिहेवियर अलग होता है. बिकॉज द इंसेक्ट्स डोंट हैव बिहेवियर. नहीं बेटा, डी इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट. मैं कंफ्यूज हो गई थी, बट डी इज करेक्ट. क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स डोंट हैव अ बिहेवियर ऑन देयर ओन. इंसेक्ट्स डोंट हैव अ बिहेवियर, डोंट हैव अ बिहेवियर. कोई रैंक नहीं गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. डी इज द करेक्ट आंसर. इंसेक्ट्स के अंदर अपना कोई बिहेवियर नहीं होता है. ऐसा नहीं कि वो चिढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसे करते हैं. बट यस, नेचुरल इंस्टिंक्ट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपकी खुद की फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो है थॉट्स होते हैं, और वही इंस्टिंक्ट होती है. ठीक है, हमारे अंदर के थॉट्स, हमारे फीलिंग्स हमें क्या बोलते हैं कि हमें सर्वाइव करना है. तो यहां बिहेवियर इज रॉन्ग, तो सी इज रॉन्ग. डी जिनका है वो बिल्कुल करेक्ट है. तो जिनका मैंने नाम लिया, दे आर द विनर्स. Through the poem, Frost has displayed a struggle of survival of a tiny instinct, the writer's feelings of pity for the mite, a wonderful graphic description of intelligence action, या फिर a speck that looked like a mite. भाई इसको मैं पोल में नहीं करूंगी. ठीक है, पोल में बिल्कुल नहीं करने वाली हूं. मुझे वैसे ही बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर है. ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, बट येस द ओनली एक्सप्लेनेशन इज कि इंसेक्ट्स के अंदर अपना खुद का कोई बिहेवियर नहीं होता. सारे इंसेक्ट्स एक ही तरह से बिहेव करते हैं, इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि सभी के अंदर अपना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है. करेक्ट आंसर बता दो मुझे फटाफट से. वैसे सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं. सी, यस, द करेक्ट आंसर इज सी, अ वंडरफुल ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटेलिजेंस एक्शन.
ठीक है भाई, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल नहीं है। स्ट्रगल क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक ही बार स्ट्रगल करता है, ऐसा नहीं है कि वो थ्रू आउट द पोएम स्ट्रगल करता रहता है और ये इसकी मेन थीम नहीं है। दिस इज एक्चुअली द मेन थीम। ये मेन थीम भी है। अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट इज द थीम, तो मेन थीम यही है, द राइटर्स फीलिंग्स ऑफ पिटी फॉर द माइट। वो सिर्फ वो लास्ट स्टैंजा में शो करता है। अ स्पेक दैट लुक लाइक अ माइट, इट इज एक्चुअली अ वंडरफुल ग्राफिक डिस्क्रिप्शन, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ये ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है कि एक छोटे से बीइंग में भी नेचुरल इंस्टिंक्ट हो सकता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो सकते हैं, उसके अंदर एक इंटेलिजेंस हो सकता है। You said it in the start of the lecture. Yes, that is what I said. So C is the correct answer. Graphic description is the correct answer. The might pause because, अब फटाफट से आंसर बताते जाओ. I'm not going to start poll because late हो गया. The might pause because it needed time to decide its action. The narrator had put an obstacle in its path. It was suspicious of the writer's pen, या फिर it found ink spread on the paper. The might pause because, might क्यों pause कर देता है? Which is the correct answer? Paromita is absolutely right. Suryansh, Prashu, yes. Navya, yes. C is the correct answer. It was suspicious of the writer's pen. वो suspicious था राइटर के पेन को लेके. C is the correct answer. C is the correct answer. चलो भाई फटाफट से ये भी बता दो. The running away of the mite proved to the speaker that the mite didn't want to die, had intelligence to take an action, had legs to run, या फिर all of the above. The running of the mite proved to the speaker that the mite didn't want to die, had intelligence to take an action, had legs to run, या फिर all of the above. All of the above is the correct answer. The running of the away of the mite proved कि वो मरना नहीं चाहता था, कि उसके अंदर इंटेलिजेंस था एक्शन लेने के लिए, एंड उसके पास लेग्स थी रन करने के लिए. सो डी इज द करेक्ट आंसर. राइट, D is the correct answer. All options are correct. Okay. So let us see the leaderboard here. Trisha Srivastav, Arsh, चलो भाई Trisha, Arsh, Aurobinda, Mohammad Fahad, Anshu Padhyay, Diksha, Samiksha, Anika, Animesh and Shreya. Very good बेटा, सबका 6 out of 6 है. Very good. चलो यहां हम लोग पोम को एंड करते हैं बेटा. थैंक यू सो मच. हाँ जी, 7 करोड़, एकदम 7 करोड़ की वर्षा हो गई उन बच्चों के ऊपर. बिल्कुल 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 बेटा, डाउट्स आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे. नीचे आपने जितने भी डाउट्स लिखे हैं दे विल बी सॉल्व्ड. ओके, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल. ओके बाय, थैंक यू, बाय बाय. रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ मेंटल पेशेंट. अच्छा